मेरा नाम है डॉक्टर दैरव खेरेडिया। मैं वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मुंबई सेंट्रल वोकार हॉस्पिटल में काम करता हूँ। जी हाँ, आज हम लोग गर्भाशय या यूट्रस में जो फाइब्रोइड की बीमारी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। 20 to 40% महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती हैं, जैसे 25 से 50 साल की उम्र, उसमें ये वेरी कॉमन होता है ये प्रॉब्लम। कई महिलाओं में फाइब्रोइड से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये सब इंसिडेंटली होता है, पर कुछ महिलाओं में उसके कारण सिम्टम होते हैं। हम लोग सिम्टम्स को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, या फिर उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहला कैटेगरी है कि पीरियड के दौरान ज़्यादा खून जाना, पीरियड लंबे समय तक चलना, पीरियड के दौरान दर्द होना, ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिम्टम है। सेकंड कैटेगरी ऑफ सिम्टम, जिस महिलाओं में फाइब्रोइड बड़ा होता है उसके कारण प्रेशर आजू बाजू के जो नॉर्मल ऑर्गन्स होते हैं उसमें प्रेशर डाल सकता है। जैसे यूरिनरी ब्लैडर है तो बार बार पेशाब जाना पड़ सकता है, या पेशाब में रुकावट आ सकती है। पीछे की तरफ रेक्टम होता है, लैट्रिन कंस्टिपेशन की समस्या हो सकती है, दर्द भी हो सकता है। एंड थर्ड कैटेगरी, कई महिलाओं में इसके कारण बच्चा नहीं हो सकता, इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम बोलते हैं वो हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स फाइब्रोइड की वजह से हो सकते हैं। जी सर, इसमें कुछ बातें हैं। गर्भाशय फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन क्या है या कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फाइब्रोइड का डायग्नोसिस कैसे होता है। जो भी महिलाओं में ये सब सिम्टम होते हैं तो वो फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, और फिर नेक्स्ट टेस्ट कराते हैं हम लोग, वो सोनोग्राफी बोलते हैं। तो सोनोग्राफी में इसका निदान होता है, उसमें पता चल जाता है कितने फाइब्रोइड है, क्या साइज़ है। तो ये डायग्नोस होने के बाद हम लोग पेशेंट को पूछते हैं कि क्या एग्जैक्टली तकलीफ है, कितना ड्यूरेशन है, उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ट्रीटमेंट जनरली मेडिसिन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट, मेडिसिन सब स्टार्ट होता है, जनरली गायनेक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उससे राहत मिलती है तो ठीक है, अगर उससे राहत नहीं मिलती है तो अक्सर अगर पेशेंट का फैमिली कंप्लीट है तो दूसरा ऑप्शन सर्जरी बताया जाता है। सर्जरी 2 टाइप के होते हैं। एक तो सर्जरी होता है जिसमें सिर्फ फाइब्रोइड को निकाला जाता है, दूसरा सर्जरी होता है जिसमें पूरे यूट्रस को निकाला जाता है। तो ये 2 ट्रीटमेंट ऑप्शन है, पर अब एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है जिसको हम लोग आर्टरी यूट्राइन फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन बोलते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो ये एक एंजियोग्राफिक टेक्निक है। कोई भी ट्यूमर होता है, जैसे फाइब्रोइड ट्यूमर होता है, वो नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। कोई भी ट्यूमर को जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई जरूरी रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूट्राइन फाइब्रोइड का ब्लड सप्लाई है उसको एंजियोग्राफी करके हम लोग बंद कर देते हैं। तो ये एक पिन होल टेक्निक होता है। मोस्टली हम लोग रिस्ट के ब्लड वेसल्स से छोटा ट्यूब लेके जाते हैं, विदाउट एनी स्टिचेस और सूचर और एनीथिंग। एक छोटा ट्यूब लेके जाते हैं, एंजियोग्राफी करके हम लोग देखते हैं जो फाइब्रोइड का ब्लड सप्लाई होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको छोटे पार्टिकल्स डाल के बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं रहा तो 2 महीने में फाइब्रोइड श्रिंक हो जाता है। तो इससे जो भी प्रॉब्लम है फाइब्रोइड की वजह से वो ठीक हो जाती है। सर, इसमें गर्भाशय फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन जो है, सर्जरी या दवा, इसके उपचार के क्या कारगर उपाय सिद्ध हो सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि मेडिसिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं पहले, पर मेडिसिन जनरली टेम्पररी रहता है। जितने समय तक आप मेडिसिन लोगे उतने समय तक राहत रहेगा। तो दूसरा ऑप्शन सर्जरी है, पर अगेन काफ़ी महिलाओं का ऐसा होता है कि यूट्रस नहीं निकालना होता है। सभी पेशेंट में वो मायोमेक्टोमी जो फाइब्रोइड निकालने की सर्जरी वो पॉसिबल नहीं होती है। मैनी वुमेन दे डोंट वांट टू रिमूव यूट्रस, उनको यूट्रस नहीं निकालना आता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग ये एम्बोलाइजेशन ट्रीटमेंट ऑप्शन हम लोग दे सकते हैं। और एम्बोलाइजेशन में काफ़ी फ़ायदे होते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीरफाड़ या स्टिचेस सूचर कुछ नहीं आता है। रिकवरी बहुत फास्ट होती है। उसमें जनरली 1 या 2 दिन का हॉस्पिटल स्टे लगता है। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट नेक्स्ट डे डिस्चार्ज हो जाते हैं और सक्सेस रेट बहुत हाई है। 9 में से 10 महिलाओं में इससे फ़ायदा होता है, उनके सिम्टम पूरी तरह से चले जाते हैं। एनेस्थीसिया रिक्वायरमेंट मिनिमल रहती है, हॉस्पिटल से कम लगता है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में बहुत सारे फ़ायदे हैं एज कम्पेयर टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सर, दीर्घकालिक इसके कितने परिणाम एवं लक्षण राहत
के संबंध में, गर्भाशय फाइब्राइड के संबंध में आप लोगों को अब तक पता चले हैं, किस तरह से लंबे परिणाम इसके मतलब कैसे देखे जा रहे हैं? सो एम्बोलाइजेशन के बाद कुछ महिलाओं में जैसे 10 to 15% महिलाओं में फाइब्रोड वापस आ भी सकता है, कुछ नए फाइब्रोड डेवलप हो सकते हैं। सो वो तो इवन फाइब्रोड की सर्जरी करेंगे, मायोमेक्टोमी करके उसमें भी आने के चांसेस रहते हैं। पर मेजॉरिटी ऑफ महिलाओं में लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। और कोई महिला में अगर वापस आता है 2 साल 5 साल बाद तो हम लोग फिर से एम्बोलाइजेशन कर सकते हैं। और जनरली मेनोपॉज आने के बाद, जनरली एवरेज एज मेनोपॉज का 50 के ऊपर रहता है, तो उस एज के आने के बाद फाइब्रोड श्रिंक होना चालू हो जाता है, उसके बाद आने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। सर क्या फैक्ट माना जाता है कि सिर्फ कहावत है कि फाइब्राइड इलाज के लिए सर्जरी हमेशा आवश्यक होती है? नहीं। सो इसीलिए हम लोग आए हैं आज और मैं आपके सामने बैठा हूँ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि सर्जरी इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन। सर्जरी के अलावा भी हम लोग ये एम्बोलाइजेशन ऑप्शन है, और ऐसा नहीं कि बहुत ही नया ऑप्शन है। ये टेक्निक यूरोपियन देशों में, अमेरिका में, बाकी सारी कंट्री में काफ़ी साल से हो रही है। जैसे 15 से 20 साल से ट्रीटमेंट हो रही है। और जो गायनेक सोसाइटीज़ है वर्ल्ड वाइड, उन्होंने भी ये ट्रीटमेंट को एंडोर्स किया है कि दिस इज़ नॉट अ एक्सपेरिमेंटल और एनीथिंग लाइक दैट, दिस इज़ वेरी इफेक्टिव एंड सेफ प्रोसीजर फॉर फाइब्रॉइड। सर क्या पारंपरिक सर्जरी के जितना ही प्रभावित होती है एम्बोलाइजेशन? डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि 9 में से 10 महिलाओं में ये टेक्निक बहुत ही सक्सेसफुल है। यू कैन से सक्सेस रेट इज मोर देन 90% फॉर द फाइब्रोइड एम्बोलाइजेशन। सर ये भी एक कहा जाता है कहावत के रूप में कि फाइब्राइड केवल वृद्ध महिलाओं को होता है और उन्हीं पे ज़्यादा प्रभावित करता है। नहीं, ये उल्टा है। ये बिनाइन ट्यूमर है और ये हार्मोन डिपेंडेंट रहता है, तो ओल्ड एज में नहीं होता है, जनरली यंग एज में होता है, जैसे 25 to 45 ईयर की आजू बाजू में ये होता है। सर अगर देखा जाए जागरूकता के लिए आप एज ए डॉक्टर, सर्जन, स्पेशलिस्ट किस तरह से सजेस्ट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे आम महिलाओं को, ताकि इस बीमारी से वो बचें और इसके लक्षण समय रहते पहचान लें? क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? तो जैसे मैंने बताया आपको, अगर ये सिम्टम है तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर फैमिली डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट। और डेफिनेटली ये हार्मोन डिपेंडेंट है, तो आई वुड सजेस्ट कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए ताकि फाइब्रोइड आगे ना बढ़े और नया फाइब्रोइड ना आए। जैसे रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, वजन कम करना। एंड डेफिनेटली अगर आपको ये सिम्टम है और आपको सर्जरी का बोला है, यूट्रस निकालने का बोला है, तो डेफिनेटली बिफोर रिमूविंग यूट्रस यू शुड कंसल्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। आप अपने सारे रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट दिखाइए और देखिए कि एम्बोलाइजेशन पॉसिबल है कि नहीं। सर वकार्ड हॉस्पिटल में अगर इस समस्या से कोई ग्रसित महिला है तो किस तरह संपर्क करें और उनका निदान कैसा हो पाएगा? सो अगर ये सब सिम्टम है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। मैं इधर फुल टाइम हूँ और आप अपने सारे रिपोर्ट्स लेके आइए। सो हमारा टीम है, एक्चुअली वी वर्क एज अ टीम, गायनेकोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। सो हम सब स्कैन देख के वी कैन प्लान अ ट्रीटमेंट फॉर यू कि एम्बोलाइजेशन बेटर रहेगा, सर्जरी बेटर रहेगा, क्या बेटर रहेगा, आपको फैमिली कंप्लीट है, वो सब के हिसाब से वी कैन गिव अ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान फॉर यू विच इज़ मिनिमली इन्वेजिव, सेफ, इफेक्टिव।